सोचिए अगर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ मैनुअल किसी आधुनिक टेक बिलियनियर ने नहीं लिखा हो। मतलब क्या हो अगर सबसे गहरे साइकोलॉजिकल टूल्स एक ऐसी चर्चा से निकले हों जो हजारों साल पहले हुई थी और जिसका पूरा आधार ही शून्यता या एब्सोल्यूट नथिंगनेस है। अक्सर हम सब सोचते हैं कि जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और ज्यादा टेक्निक्स चाहिए, लेकिन क्या पता असली जवाब सब कुछ छोड़ देने में छुपा हो। बिल्कुल। और एक्चुअली यही वो पैराडॉक्स है जहां से इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत होती है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो किसी आम फिलॉसफी पर रुकावा नहीं है। हम कुछ बेहद इंटरेस्टिंग सोर्सेस को जोड़ने वाले हैं। राइट, मैंने देखा, हाँ, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं, सदगुरु द्वारा बताए गए आदियोगी के कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्ट ऑफ लिविंग और स्वामीनारायण गुरुकुल की इनसाइट्स हैं, और साथ ही विज्ञान भैरव तंत्र का प्राचीन ज्ञान और आदि शंकराचार्य का निर्वाणा शतकम भी शामिल हैं। आई वॉज रीडिंग थ्रू दीज सोर्सेस और मुझे लगा कि हमारा मकसद यहाँ सिर्फ मिथोलॉजी या पौराणिक कथाओं को दोहराना नहीं होना चाहिए। सही बात है। हम उन कथाओं के पीछे छिपे हुए साइकोलॉजी और लाइफ लेसन्स को डीकोड करना चाहते हैं। एक आम इंसान की मानसिक शक्ति, उसका फोकस, सफलता, ये सब बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम आते हैं, हम उस हाउ और वाई पर फोकस करेंगे, क्योंकि आदियोगी का ज्ञान आज के इस तनाव भरे दौर में एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बन सकता है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर ये सब कुछ टिका है। शिवा के सबकों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले ये डिफाइन करना जरूरी है कि इन स्रोतों में उन्हें पेश कैसे किया गया है। सदगुरु के आर्टिकल्स में एक बात बहुत क्लियरली समझाई गई है कि ये कहानी किसी फिजिकल तस्वीर से शुरू नहीं होती। एग्जैक्टली, ये किसी फिजिकल फॉर्म से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से, चेतना की एक ऐसी स्थिति जिसे नथिंगनेस कहा गया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस नथिंगनेस, क्योंकि सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है ना। सदगुरु कहते हैं कि शिवा का अर्थ ही है दैट विच इज नॉट, यानी जो नहीं है। अब कोई आम इंसान सोचेगा कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उस पर इतनी बड़ी फिलॉसफी कैसे बन सकती है। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस या कॉस्मोलॉजी को भी देखें तो इस ब्रह्मांड का 99% हिस्सा तो एम्प्टी स्पेस ही है। सब कुछ इस शून्यता से निकलता है और वापस उसी में समा जाता है। एकदम सटीक पॉइंट पकड़ा यहाँ पर। जब हम किसी चीज को समथिंग कहते हैं तो उसकी एक बाउंड्री तय हो जाती है। राइट। उसका एक आकार बन जाता है, एक लाइफ स्पैन बन जाता है। लेकिन जो नथिंग है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो असीम है, लिमिटलेस है। इसी स्रोत में एक शब्द बार बार उभर कर आता है, स्वयंभू, जिसका अर्थ है जो खुद से उत्पन्न हुआ हो, जिसका कोई माता पिता ना हो। जेनेटिक्स का बेसिक रूल क्या है? रेपिटेशन। हाँ, एक लूप। बिल्कुल। एक जनरेशन की आदतें, फिजिकल ट्रेट्स और ट्रॉमा दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। एक चक्र चलता रहता है बिना रुके। Here's where it gets really interesting. इन स्रोतों के अनुसार शिवा इस रेपिटेशन के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। वो जेनेटिक्स की इस लूप को तोड़ते हैं। वो किसी भी पास्ट कंडीशनिंग का नतीजा नहीं है, इसलिए उन्हें पहला योगी यानी आदि योगी कहा जाता है। सही कहा, क्योंकि उन्होंने मानव चेतना को उस बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लूप से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। और इसी सेम कॉन्सेप्ट को आदि शंकराचार्य ने अपने निर्वाणा शतकम में एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से पेश किया है। वो नेति नेति वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दिया जिसे नेति नेति कहा जाता है। इसका अर्थ है ये भी नहीं वो भी नहीं। ये एक तरह का कॉग्निटिव अनकपलिंग है। वो लिखते हैं कि मैं मन, बुद्धि या अहंकार नहीं हूं, ना ही मैं सुनने, चखने या देखने की क्षमता हूं। इसको थोड़ा और ग्राउंड लेवल पर लाते हैं। जैसे जब कोई कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो वो बेसिकली अपने गुस्से के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ लेता है। बिल्कुल जोड़ लेता है। लेकिन नीति सिखाता है कि मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं उस गुस्से को ऑब्जर्व करने वाला एक विटनेस हूं। हम अपने दिमाग, अपने विचारों और फीलिंग से खुद को अलग करते जाते हैं, और जब ये सारी टेम्पररी चीजें हट जाती हैं तो आखिर में जो बचता है वो है प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे शंकराचार्य कहते हैं चिदानंदा रूपाह शिवोहम, यानी मैं प्योर ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस हूं। ये प्रोसेस बेसिकली दिमाग में एक डिस्टेंस क्रिएट करती है। हम अपने ही थॉट्स के गुलाम नहीं रहते। पर अब यहां से एक नया रास्ता खुलता है। फिलॉसफी समझ लेना एक बात है, पर इस स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना कैसे है? इसका प्रैक्टिकल रास्ता कहाँ है? राइट।
ये रास्ता निकलता है देवी पार्वती और शिवा के उस ऐतिहासिक संवाद से जिसे हम आज विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से जानते हैं। और सच बताऊं तो ये मैनुअल माइंड ब्लोइंग है। जब पार्वती ने शिवा से पूछा कि ये एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, तो शिवा ने उन्हें कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं दी। उन्होंने सीधे 112 प्रैक्टिकल मेडिटेशन टेक्निक्स दे दी। एक दो नहीं, 112 टेक्निक्स। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया और आर्ट ऑफ लिविंग के स्रोतों में इनमें से कुछ टेक्निक्स का जिक्र है जो सीधे न्यूरोसाइंस से जुड़ी हुई लगती हैं। जैसे सबसे पहली टेक्निक, सांस के अंदर आने और बाहर जाने के बीच का जो गैप या अंतराल होता है, उस पर ध्यान लगाना। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब सांस अंदर आती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा स्टिमुलेट होता है। जब सांस बाहर जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का गैप होता है, जहां सांस न अंदर जारी होती है न बाहर। एग्जैक्टली उस माइक्रो सेकेंड में दिमाग के पास प्रोसेस करने के लिए कोई सेंसरी इनपुट नहीं होता। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अगर ध्यान उस गैप पर केंद्रित किया जाए तो उस एक माइक्रो सेकेंड की शांति को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। ये दिमाग के उस हिस्से को शांत करता है जो लगातार ओवर थिंकिंग में लगा रहता है। ओह वाओ! एक और टेक्निक जो सोर्सेज में हाईलाइट की गई है वो है अपने शरीर को अंदर से बिल्कुल खोखला यानी हॉलो महसूस करना। ये सुनने में एक आम विजुअलाइजेशन लगती है शुरू में, पर है नहीं। हाँ, पर अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये हमारी बॉडी इमेज और फिजिकल एंजाइटी से सीधा जुड़ा है। दिमाग लगातार शरीर के अलग अलग हिस्सों से पेन या थकान के सिग्नल्स रिसीव करता रहता है। जब कोई खुद को अंदर से खोखला इमेजिन करता है तो वो दिमाग के इस पेन मैपिंग सिस्टम को इंटरप्ट कर देता है। सही कहा। इसे साइंस में प्रोप्रियोसेप्शन को शिफ्ट करना कहते हैं। दिमाग उस टेंशन को छोड़ने लगता है क्योंकि उसने मान लिया है कि वहां कोई फिजिकल मास है ही नहीं। और एक और टेक्निक जिसकी बात की गई है वो है ओम के उच्चारण के बाद आने वाली शांति पर ध्यान देना। साउंड से साइलेंस की तरफ का सफर। बिल्कुल। दिमाग को आवाज पकड़ने की आदत होती है। जब आवाज धीरे धीरे गायब होती है तो दिमाग की फोकस करने की क्षमता उस साइलेंस के साथ एक्सपैंड होती चली जाती है। स्वामीनारायण गुरुकुल के स्रोत इन ध्यान के तरीकों को ड्राई मेडिटेशन और वेट मेडिटेशन की कैटेगरीज में बांटते हैं। ये ड्राई और वेट का क्या कॉन्सेप्ट है? ये थोड़ा नया लग रहा है। ड्राई मेडिटेशन का मतलब है फॉर्मलेस ध्यान, जिसमें सांस या जीरो थॉट पर फोकस किया जाता है, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की ये टेक्निक्स। इसमें इमोशंस का रोल थोड़ा कम होता है और विल पावर ज्यादा लगती है। अच्छा। वहीं वेट मेडिटेशन किसी रूप या भगवान पर ध्यान लगाना है, जिसमें डिवोशन और भावना यानी इमोशंस शामिल होते हैं। दोनों ही तरीके न्यूरल पाथवेज को रिवायर करने और इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सवाल उठाना बहुत जरूरी है। विज्ञान भैरव तंत्र की ये लिस्ट सुनकर ही बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। एक आम इंसान जो सुबह ऑफिस भागता है, जिसके पास आधा घंटा भी शांति का नहीं है, वो इन 112 तरीकों के बीच तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएगा। इतनी सारी टेक्निक्स तो सोल्यूशन के बजाय खुद एक नया स्ट्रेस बन सकती है ना? ये कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि किसी को भी ये 112 टेक्निक्स एक साथ नहीं करनी है। ये 112 अलग अलग चाबियां हैं। दुनिया में हर इंसान की साइकोलॉजी, उसकी बॉडी केमिस्ट्री अलग होती है। राइट, हर किसी का प्रोसेस अलग है। हाँ, किसी के लिए विजुअल प्रोसेसिंग स्ट्रांग होती है, किसी के लिए ऑडिटरी यानी आवाज सुनना। शिवा ने 112 ऑप्शंस इसलिए दिए क्योंकि मानव दिमाग के 112 अलग अलग फिल्टर्स हो सकते हैं। सारी चाबियां नहीं घुमानी है, सिर्फ वो एक चाबी ढूंढनी है जो आपके दिमाग के ताले को खोल दे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर डेली लाइफ? ध्यान से मन तो शांत हो गया, मान लीजिए हमने अपने हिसाब की चाबी ढूंढ ली, पर जब असली जिंदगी में बाहर से मुसीबतें सामने खड़ी होती हैं, जब ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है या लाइफ में सडन क्राइसिस आता है, तब खाली दिमाग क्या करेगा? यहीं पर स्रोत हमें ध्यान की टेक्निक से आगे बढ़कर शिवा के शारीरिक प्रतीक और उनकी कहानियों की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहला सिंबल है तीसरी आंख। तीसरी आंख और कामदेव की कहानी। माइथोलॉजी तो सब जानते हैं कि कामदेव ने ध्यान भंग करने के लिए तीर चलाया और शिवा ने तीसरी आंख खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। पर इसका साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या हो सकता है? कामदेव यहाँ उन सभी डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस और शॉर्ट टर्म डिजायर्स का प्रतीक हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को तोड़ते हैं। अक्सर लोग इन डिस्ट्रैक्शन से विल पावर के जरिए लड़ने की कोशिश करते हैं।
वो गुस्से से या सप्रेशन से अपने डिजायर्स को दबाते हैं। और साइकोलॉजी हमें क्लियरली बताती है कि जिस चीज को हम जितना दबाएंगे वो उतनी फोर्स से वापस आएगी। विल पावर का एक डिप्लीशन रेट होता है, पर कहानी में शिवा विल पावर से नहीं, तीसरी आंख से डिजायर को खत्म करते हैं। एग्जैक्टली तीसरी आंख इनर विजडम यानी प्योर अवेयरनेस का प्रतीक है। जब किसी डिस्ट्रैक्शन को बिना उसमें इन्वॉल्व हुए एक डिटैच्ड अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व किया जाता है तो उसकी पावर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। असली ताकत डिजायर्स को दबाने में नहीं, उनको ज्ञान से मास्टर करने में है। ये बहुत प्रोफाउंड है। इसके बाद आई थिंक स्रोत हलाहल जहर की उस कहानी पर आते हैं जो शायद मॉडर्न कॉर्पोरेट और पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलने से पहले हलाहल नामक डेडली जहर निकला। सब पीछे हट गए। तब शिवा ने आगे आकर उसे पिया, पर उसे गले में रोक लिया। हाँ, उसे ना तो निगला ना ही उगला, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल है। अब आमतौर पर लोग दो चीजें करते हैं, या तो वो इस नेगेटिविटी को निगल लेते हैं, और निगलने का नतीजा डिप्रेशन होता है। बिल्कुल। अगर टॉक्सिक कल्चर को निगल लिया तो इंसान अंदर से खत्म होने लगता है, बर्नआउट का शिकार होता है। या फिर लोग इस जहर को उगल देते हैं, जिसका मतलब है कि ऑफिस का गुस्सा घर वालों पर निकालना, दूसरे लोग हर्ट होते हैं। यही इस सिंबल की सबसे बड़ी सीख है। इस टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करना आना चाहिए। गले में जहर को रोकने का मतलब है उस नेगेटिव इमोशन को होल्ड करना, उसको प्रोसेस करना, लेकिन उसको अपने सिस्टम का हिस्सा ना बनने देना। That's true leadership। बिल्कुल। जब बाकी सब ब्लेम गेम खेल रहे हों या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हों, तब आगे आके उस क्योटिक एनर्जी को अपने अंदर प्रोसेस करके शांति एस्टैब्लिश करना ही लीडरशिप है। सफलता का अमृत हमेशा इस शुरुआती जहर को प्रोसेस करने के बाद ही मिलता है। और इस इमोशनल प्रोसेसिंग में एक और चीज मदद करती है, जिसका प्रतीक है मृगापाणी। शिवा के एक हाथ में हिरण या डियर होता है। अब हिरण की आदत क्या होती है? वो एक जगह टिकता नहीं है, लगातार यहां वहां छलांग लगाता रहता है। ये हमारे भटकते हुए चंचल मन का सटीक प्रतीक है, जिसे बुद्धिज्म में मंकी माइंड भी कहा जाता है। राइट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाना उस हिरण को मारा नहीं है, ना ही उसे पिंजरे में कैद किया है। उन्होंने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, यानी अपने दिमाग की चंचलता को समझना और उसे जेंटली अपने कंट्रोल में रखना, ना कि उसके साथ हमेशा जंग लड़ते रहना। इस कंट्रोल के साथ साथ एक ऐसी आदत का जिक्र स्रोतों में आता है जो आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है, मटीरियलिज्म। शिवा का एक्सटर्नल अपीयरेंस देखिए, भस्म और बाघ की खाल। आज के वक्त में लोग इस बात से अपनी वैल्यू तय करते हैं कि उनके पास कितनी ब्रांडेड चीजें हैं। शिवा, जो इस ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल एंटिटी माने गए हैं, उनके पास एक्सटर्नल पोजेशंस के नाम पर कुछ नहीं है। भस्म इस बात का याद दिलाता है कि फिजिकल चीजों का अंत यही होना है। अगर इसको प्रैक्टिकल हैबिट बनाया जाए तो ये सीधे तौर पर मॉडर्न मिनिमलिज्म की बात हो रही है। दिमाग में जितना कम क्लटर होगा, जितनी कम अननेसेसरी चीजें आसपास होंगी, डिसीजन फटीग उतना ही कम होगा, इंसान का माइंड उतना ही शार्प परफॉर्म करेगा। बड़े एसेंशियल्स के साथ जीने का मतलब पॉवर्टी नहीं है, बल्कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है। उन चीजों पर एनर्जी खर्च ना करना जो लंबा असर नहीं डालती। और जब हम एक्सटर्नल चीजों से आजाद हो जाते हैं, तब सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, ईगो यानी अहंकार को हैंडल करना। पर्सनल लाइफ हैंडल हो सकती है, पर जहां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आते हैं, वहां ईगो सब कुछ बर्बाद कर देता है। दक्षा यज्ञ की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दक्षा प्रजापति की कहानी तो काफी फेमस है। दक्षा का ईगो सिर्फ इसलिए हर्ट हो गया क्योंकि जब वो सभा में आए तो शिवा उनके स्वागत में खड़े नहीं हुए। उस छोटी सी ईगो की चोट की वजह से दक्षा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, शिवा को नहीं बुलाया, पार्वती का अपमान किया और आखिर में पार्वती ने अपने प्राण त्याग दिए। एक इंडिविजुअल की झूठी प्राइड ने सब दबा कर दिया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इटर्नल पैटर्न है। ईगो एक ऐसी फॉल्स आइडेंटिटी बनाता है जिसे लगातार दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है। जब वैलिडेशन नहीं मिलता तो ईगो वायलेंस पर उतर आता है। दक्षा का अहंकार उसके पतन का कारण बना। इसके मुकाबले कहानी की शुरुआत में शिवा का शांत रहना और अपमान पर रिएक्ट ना करना उनके डिटैचमेंट को दर्शाता है। यहाँ मैं इस डिटैचमेंट या वैराग्य के कॉन्सेप्ट पर एक पुशबैक देना चाहूंगी, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि शिवा की तरह वैरागी होने का मतलब है अपने परिवार, अपने दोस्तों की परवाह करना छोड़ देना।
लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पर अकेले बैठ जाना ही डिटैचमेंट है। तो क्या डिटैचमेंट का मतलब सच में केयरलेस होना है? ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। डिटैचमेंट का मतलब एपैथी यानी उदासीनता या बेदिली नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई चीज आपके पास ना हो। इसका असल अर्थ ये है कि कोई भी चीज या कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर हावी ना हो। डिटैचमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट विदाउट ईगो लेवल एंटेंगलमेंट। दैट मेक्स सेंस। शिवा सिर्फ एक योगी नहीं है, वो एक आदर्श गृहस्थ था, यानी फैमिली पर्सन भी है। और इस बात को सबसे खूबसूरती से दर्शाता है उनका अर्धनारीश्वरा रूप, जिसमें वो आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं। बिल्कुल। ये रूप दर्शाता है कि पार्वती, जो कि शक्ति हैं, वो उनका ही एक अटूट हिस्सा है। एक वैरागी होने के बावजूद वो अपने लाइफ पार्टनर को इतना एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट और स्पेस देते हैं कि उनकी आइडेंटिटी आपस में मर्ज हो जाती है। ये दिखाता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जब एब्सोल्यूट बैलेंस में आते हैं, तभी एक ह्यूमन कंप्लीटली रियलाइज हो पाता है। बैलेंस की इस चर्चा में एक और कॉन्सेप्ट है जो आर्ट ऑफ लिविंग की इनसाइट्स में भी आता है, होल्डिंग ऑपोजिट्स, यानी विरोधाभास को एक साथ संभालना। अगर हम शिवा के रूप को ध्यान से देखें तो उसमें बेहिसाब कॉन्ट्रास्ट्स हैं। माथे पर ठंडी चांद्रकला है तो तीसरी आंख में आग है। राइट। जटाओं में जीवन देने वाली गंगा है तो गले में जान लेने वाला जहर है। एक तरफ सृष्टि का विकास है तो दूसरी तरफ तांडव से होने वाला विनाश। और ये सारे कॉन्ट्रास्ट हमारी जिंदगी के एक्सट्रीम्स के सिंबल हैं। हमारी लाइफ हमेशा बाइनरीज में चलती है, सक्सेस या फेलियर, तारीफ या आलोचना, खुशी या दुख। हमारी आदत होती है कि हम एक साइड से लगाव रखते हैं और दूसरे को नफरत करते हैं। जब फेलियर आती है तो इंसान टूट जाता है, और जब सक्सेस आती है तो आपे से बाहर हो जाता है। ये तो सच है। शिवा का यह रूप सिखाता है कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच शांत रहना, इन दोनों अपोजिंग फोर्सेस को बिना बैलेंस खोए होल्ड करना ही कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है। जो इंसान एक्सट्रीम्स के आगे झुकता नहीं है, वही लाइफ को मास्टर करता है। तो इस गहरे विश्लेषण का आखिर में क्या सारांश निकलता है? इस पूरी चर्चा ने ये साबित किया है कि शिवा सिर्फ पूजा करने के लिए एक फिगर नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस और एक ऐसी यूनिवर्सल फिलॉसफी है जो किसी के भी काम आ सकती है। चाहे वो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 टेक्निक से उस माइक्रो सेकंड की शांति ढूंढना हो, या हलाहल जहर पीकर टॉक्सिक सिचुएशंस में लीडरशिप लेना हो। ये सबक सिखाते हैं कि असली ताकत बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि इंटरनल वर्ल्ड को मास्टर करने में है। जैसा कि स्रोतों में भी है, ओम नमः शिवाय सिर्फ एक चांट नहीं है, यह अपने सिस्टम से नेगेटिव नॉइज को हटाकर अपने असली पर्पस की तरफ अलाइन होने का एक पावरफुल टूल है। वाओ! और इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आई थिंक हम आदि शंकराचार्य के निर्वाण शतकम की एक आखिरी लाइन पर गौर कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने लिखा है, ना मृत्युर ना शंका ना में जाति भेदा, जिसका अर्थ है कि वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस मृत्यु के डर से मुक्त है, और सबसे बड़ी बात, वो समाज के बनाए किसी भी जाति, धर्म, क्लास या भेदभाव से पूरी तरह आजाद है। ये सभी डिफरेंसेस फिजिकल बॉडी और ह्यूमन ईगो के बनाए हुए ढांचे हैं, उस प्योर स्टेट ऑफ बीइंग के नहीं। तो अगर किसी को भी सच में उस लिबरेशन, उस आज़ादी का अनुभव करना है जिसका जिक्र इस पूरी चर्चा में हुआ है, तो उसकी पहली शर्त यही है कि समाज के दिए गए इन लेबल्स को हटाना पड़ेगा। आज हम सभी किसी न किसी लेबल के पीछे छिपे हुए हैं। अपने प्रोफेशन का लेबल, अपनी क्लास का लेबल, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस का लेबल। हम सबको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे कौन से लेबल्स हैं जो हमें अपना असली रूप, अपना प्योर लिमिटलेस कॉन्शियसनेस पहचानने से रोक रहे हैं। उन लेबल्स को हटाने की कोशिश ही शायद सबसे बड़ा ध्यान है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।